चलो बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। नागमती वियोग खंड हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। शुरुआत के 6 पद हमने पढ़े थे। 6 पदों में हमने देखा था कि कौन सी पंक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। पहले तो ये देखा। दूसरा देखा था कि कौन सा नक्षत्र किस पद में है। तीसरा देखा था किस महीने का वर्णन हो रहा है, उसको ट्रिक से समझने का प्रयास किया था कि कैसे उस महीने को याद किया जा सकता है। ठीक है, टेलीग्राम पे लाइव सुनने वालों मुझे बता देना आवाज़ जब भी मेरी कटना शुरू हो जाए या फिर आवाज़ नहीं आए क्लियर, तो मुझे एक बार बता देना, ठीक है ना, बीच में। अब 7वां पद हम पढ़ेंगे। ऐसे लगभग 6 पद हमने कल पढ़ लिए थे। ठीक है, रिवीजन के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो अतः अपन एकदम पूरा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। बस इतना जरूर है कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आपको वहां पे समझ में आ जाएगी चीजें, ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको सबको पता होगा, LPU डब्ल्यू प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की पीडीएफ है, जिसकी अपन सहायता ले रहे हैं पीडीएफ में क्लियर दिखने के लिए, ताकि नागमती विवेकखंड को पीडीएफ में क्लियर देख पाए। तो अगला महीना है 7वां, लागा कुआर। कुआर महीने का वर्णन हो रहा है यहाँ पे अब, ठीक है ना। ये भी एक महीना होता है। नीर जग घटा, है ना। अब हु आओ प्यू परभूमि लटा, और तो ही देखे प्यू पलहे काया, उतरा चित्त फेरी करु माया, हुए अगस्ती हस्ती घन गाजा, तुरे पलानी चढ़े रणराजा, चित्रा मिंत मीन घर आवा, कोकिल पीयू पुकारत पावा। स्वाति बूंद चातिक मुख परे, बहुत बढ़िया। क्या तो स्वाति नक्षत्र की जो बूंदे हैं ना, चातक क्या करता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद में जो पानी गिरता है ना बादलों से, उसी पानी को पीता है वो, बाकी पूरे साल प्यासा रहता है। स्वाति बूंद चातिक मुख परे, सीप समुद्र मोती ले भरे, सरवर बोला सबको सब कुछ मिल रहा है, तुम भी आ जाओ प्रिया मेरे पास मेरे, और मुझे तुम मिल जाओ। सरवर संवरी हंस चली आए, सारस कुरूह खंजन दिखाए, भय अवगास कास बने फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले, और बिरह हस्ती तनसाले, बहुत बढ़िया बोला। विरह का जो हाथ नहीं है ना, उससे क्या हो, तनसाले खाई करे तन चूर, और बेगी आए पिए बाज हूँ, गाज हुई सुदूर। अर्थात कुआर महीने का वर्णन यहाँ पे था। और ये ब वाली शब्दावली जो है ना, बिरह हस्ती तनसाले, कुआरे यानी कुआरों लोगों की जब शादी नहीं होती तो उनका तनसाल था, उनकी इच्छा होती है कि उनकी जल्दी शादी हो जाए। इसका ट्रिप से हम समझ सकते हैं, बिरह अस्ति तनसाले, ये याद रखना आप, क्योंकि दोहा आएगा वहां पर, महीना पूछेगा। और अधिकतर इस पद में किसका वर्णन किया गया है कि स्वाति बुंद मिल गई है, सीप जो है वो उसमें भी मोती भर चुके हैं, सबके सबके मिलन की बात करी गई है यहाँ पर। और वो अपने वियोग की दशा यहाँ पर बता रही है, कौन, नागमती। क्या कहती है कि कुंवार का महीना लग गया है, पानी की मात्रा थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि भादो सावन में बहुत बरसात हुई है। तो ये नागमती जो है ना, कातर स्वर में याचना करती है कि मेरे परदेसी पिया तुम भी लौट आओ। मेरा शरीर जो है ना सूख कर अस्थि पंजर हो गया है, तो पुनः हरा भरा हो जाएगा आपके आने के कारण। इतनी अनुकंपा कीजिए वह। अगस्त्य तारे के उदय होने पर हस्ती नक्षत्र मेघ गर्जन करने लगा है, अथवा मेघ रूपी हाथी जो है ना गरजने लगे हैं। राजाओं ने अपने अश्वों पर सवार होकर युद्ध की तैयारी कर दी है। क्या भाव ये है कि अब तो आने जाने के मार्ग भी खुल गए हैं, यानी कि अब तो सारे रास्ते खुल गए, अब तो तुम भी आ जाओ प्रिया पिया। यदि आप वर्षा के जल के कारण नहीं आ पा रहे तो अब आ जाइए। प्राणेश्वर अब तो चित्रा नक्षत्र का स्वामी यानी कि चंद्रमा भी मीन राशि में आ गया है, ठीक है ना। और कोयल भी पीऊ पीऊ पुकारती है, अपने स्वामी को पुकारती है, उसको प्राप्त कर चुकी है। भाव यह है कि जब भी चित्रा का सम्मिलन चंद्रमा से और कोयल का अपने प्रियतम से हो चुका है, फिर अब भी आकर आप मुझसे क्यों नहीं मिलते हैं। यही नहीं, ये तो हुआ ही है, साथ में चातक को भी अब तो मुख में जो है स्वाति नक्षत्र की बूंद मिल गई है। सारे सरोवरों के हंस जो है फिर से लौट आए हैं, सीपियों में मोती भर आए हैं, ठीक है ना। सारस के जो जोड़े थे ना वो भी कुलले करने लगे हैं, खंजन पक्षियों के जोड़े भी दिखाई देने लगे हैं। सभी और मिलन की व्याप्ति है, अब आप आकर मुझसे क्यों नहीं मिलते हैं। सभी और मैदानों में कास के वन फूल उठे हुए हैं, फिर भी न जाने पति विदेश में रहकर मुझको भूल कर अभी क्यों नहीं लौटे हैं। हे प्राणनाथ, विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को चूर चूर करके नष्ट कर दे रहा है। आप शीघ्र ही शार्दूल के रूप में, शार्दूल मतलब होता है शेर, बोला हाथियों को भगाने के लिए शेर का झुंड आ जाए, है ना, तो बोला बन के आ जाओ फटाफट, और मुझे जो है एक प्रकार से विरह रूपी हाथी से डरा कर उनको पलायन कर दो, उनको भगा दो एक प्रकार से। अगला पद देखो आप, कोई, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी इस वाले 7वें पद में अपन ने डिस्कस कर ली है, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात थी नहीं। बस आप याद रखना कभी आ जाए कि निम्नलिखित में से किसका वर्णन इन पदों में नहीं है, तो हो सकता है कि चातक का वर्णन तो हो लेकिन मोर का ना हो, कोयल का वर्णन तो हो लेकिन कबूतर का ना हो। तो ये चीजें भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो इतने गहराई नहीं है इनमें, इतना कोई मतलब गहराई तो उस सेंस में तो है कि कितना बढ़िया लिखा है, पर हाँ इतना वो नहीं कि पकड़ नहीं पाए अपन चीजों का, है ना।
अब देखो कार्तिक महीने का वर्णन देखो, 8वां पद कि कार्तिक चरद शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो बिरह जारी। वेरी इंपॉर्टेंट, कार्तिक महीने से ही जो है बीसल देवराशियों का महीना भी 12 मासा शुरू होता है कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, कि कार्तिक जो है उसका समय आ गया है का, और ठीक है ना, चारों तरफ ठंडा यानी कि शीतलता आ चुकी है का। 14 करा कीनी प्रगासु, जानव जरे सब धरती आकाशु, ठीक है। और तन मन सेज करे अड़गड़ाहू, सब कह चांद मोही होई राहु, बहुत बढ़िया। और चौखंड लागे अंधियारा, जो गर नाहिन कंत प्यारा, अबहु निठुर भाव एही बारा, परब देवारी होई संसारा, सखी झूमक गावई अंग मोरी, हो झूरो बिछुरो जेहि जोरी, जेहि घर पीयूसु मुनिवरा पूजा, मोह कह बिरह सावती दुख दूजा। अब देखो यहाँ पे किसका महीना था, कार्तिक महीना। अब कार्तिक महीने का दोहा इंपॉर्टेंट है कि सखी मानई त्योहार, सब गाई देवारी खेल, हो का खेलो कंत बिनो, तेही रही छार सिर मेल। मैं पिया के बिना क्या खेलूं, सभी सखियां तो पति के साथ खेल रही है, मतलब मैं कौन सा खेल खेलूंगी। ठीक है, आगे देखो पद के इसका अर्थ देखो आप मोटा मोटा, मतलब कार्तिक महीने का वर्णन यहाँ पे है। इसमें क्या कहा गया है कि कार्तिक के महीने में जो है त्योहार आता है, कौन सा, दिवाली का त्योहार आता है। नागवती के विरह व्यथा को और बढ़ जाने के कारण कवि कहता है कार्तिक महीने में तो शरद चंद्रमा की उज्ज्वलता यानी कि चांदनी बहुत फैली रहती है। विरह व्याकुल होकर नागवती सोचती है कि समस्त जगत में शीतलता परिव्याप्त है, जबकि मैं तो विरह अग्नि में झुलसी जा रही हूँ। चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से युक्त होकर चमक रहा है, किंतु मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि मानो चंद्रमा की चांदनी में पृथ्वी और आकाश दग्ध हो रहे हो। मतलब मुझे तो, क्योंकि वो जो ठंडाई है ना चंद्रमा की, वो तो मुझे एकदम गर्म लग रही है। मेरे शरीर, अंतर्मन और शैया भी आत्म अग्निदाह से प्रतीत होता है। सारे संसार की चंद्रमा की शीतलता जो आनंदकर है, मुझे तो राहु के समान सिद्ध हो रही है। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, वैसे चंद्रमा की ठंडाई मुझे ग्रस रही है। मुझे बिल्कुल भी उसकी चमक अच्छी नहीं लग रही, फीकी लग रही है। मुझे तो चारों ही खंडों में अंधकार छाया लगता है, क्योंकि मेरे प्राणेश्वर ग्रह में विद्यमान नहीं है। अरे निष्ठुर प्रियतम, एक बार लौट कर तो आ जाओ, क्योंकि संपूर्ण जगत में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। मेरी सखियां जो है सारी दोस्त वगैरह अंगों को मरोड़ती हुई उल्लास पूर्वक झूम के गा रही है, क्योंकि मेरी झुमक गा रही है। झुमक झुमक एक प्रकार से गीत मान लो, एक प्रकार से यहाँ पद आया है ना, ये देखो आप यहाँ पे कि चौखंड लगे उजियारा, अब निठुर आहू यही बारा, परब दीवारी हुई संसारा, और मुनिवरी पूजा, झुमक गा वही है ना, झुमक एक प्रकार है गीत हो गया, तो झुमक गीत गा रही है वो यहाँ पे, ठीक है ना, एक प्रकार से झुमक एक प्रकार का गीत विशेष है ना। याद रखना आप कि कौन सा गीत गा रहे, झुमक गा रही है, क्योंकि मेरी जोड़ी बिछड़ी होने के कारण, बिछोह के कारण मैं आनंदित होने के स्थान पर और झुलसती जा रही हूँ। जिन नारियों के ग्रह में उनके पति हैं, वे तो मुनियों की पूजा कर रही है ना, जबकि मेरे अंतर मन के दूहरे कष्ट साल रहे मतलब और कष्ट जो है मुझे दुख दे रहे हैं। एक और तो मुझको प्रियतम से बिछोह का दुख मारे डालता है, और दूसरी तरफ जो अपनी सहपत्नी यानी कि सोत यानी कि जो पद्मावती को आप लेने गए, उसका दुख अलग से, क्या हो सकता है उसके साथ और उसके साथ ही आओगे, तो वो अलग टेंशन मुझे खाई जा रही है, उसके चक्कर में मरी जा रही हूँ। मेरी समस्त सखियां हंसते खेलते दिवाली का त्योहार मना रही है, जबकि अपने प्रियतम के अभाव में मैं इस प्रकार की खुशियां कैसे मना सकती हूँ। अतः अपने सिर में धूल डाल रही हूँ। मेरा दुख पराकाष्ठा को पहुंचा है, क्योंकि तभी व्यक्ति ऐसा आचरण करता है ना। इस प्रकार से यहाँ पे उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार है, वो अलंकार आप पहचान जाओगे आराम से, वो हम अलग से पढ़ेंगे। इंपोर्टेंट पत्ता 8वां। 9वां पद देखिए आप, कार्तिक महीने का वर्णन पढ़ा, कुवार का पढ़ा। अब अगहन महीना, अगहन महीने का वर्णन है यहाँ पे कि अगहन देवस घटा निसी बाड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे पहले पद होते हैं शुरुआत के और अंतिम पद होते हैं, बाकी बीच में जहां से महीना स्टार्ट हो रहा है वो पद इंपॉर्टेंट है, और शुरुआत के 2 पद, बाकी बीच के इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। फिर भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि अगहन देवस घटा निसी बाढ़ी, दुभर दुख जो सो जाई की निकाढ़ी। अब जिनको इंटरव्यू देना होता है या फिर जिनको तो गा के पढ़े तो और अच्छा रहता है ना, कैसे, क्योंकि चौपाई छंद है, और चौपाई तो बहुत प्यारे तरीके से गा सकती है कि अगहन देवस गठा निसी बाढ़ी, दुभर दुख सो जाई की निकाढ़ी, अब धनि देवस बिरह बाराती, जरे बिरह ज्यों दीपक बाती,
कांपा हिया जनावासी वो, तौ पे जाई होई संग पीऊ, घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू, पलटी न बहुरा गाछो बिजोही। कैसे कि पलटी न बहुरा गाजो बिछोई, अब हूँ फिरे फिरे संग रो, फिरे रंग सोई, सियरी अगिनी बिरहिनी जिए जारा। यानी कि सियरी अग्नि बिरहन यानी कि अग्नि रूपी विरह में जल रही हूँ, हिय जारा जल रहा है, सुलगी सुलगी दगदे बेछारा, और यह दुख दग्ध न जाने कंतु, जोबन जरम करे बस मंतु। दोहा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया दोहा है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगहन महीने का ये दोहा पूछा गया है ये, कि पीयूष कहे संदेशड़ा, हे भोरा हे काग। अब दोहा छंद है ना ये, कि पीयूष कहे संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सोधनी बिरहे जरी गई, तेही की धुआं हम लाग। कैसे कि पीयूष कहे संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, कि हे भौरे, भौरा भी काले रंग का, भौरा तू भी इधर आ, हे काग हे कव्वे तू भी इधर आ जा। पीयूष कहे संदेशड़ा, मेरा संदेशा जाओ कह के आओ उनसे। बोला क्या 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 है दीदी बताओ। बोला सो धनी बिरहे जरी गई, तेही की धुआं हम लागे, कि तेरी जो पत्नी है वो तेरे विरह के कारण जलकर राख हो गई है, और उसकी जली हुई अग्नि के कारण उससे जो धुआं उठा है उस वो हम पर पहुंचा, तो हम भी काले हो गए। हम काले नहीं पैदा हुए थे, हम इस प्रकार से काले हो चुके हैं। प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण कहते हैं इसको, प्रकृति का उद्दीपनकारी वर्णन। ठीक है ना, पूरा जाके बोल दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये, कि अगहन के महीने में जब दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती है, कि छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, इतना बढ़िया गाना है ना। तो रातें लंबी हो गई है, विरहिणी नागमती की व्यथा और बढ़ गई है। वो समझ नहीं पा रही है कि पति के बिछोह से जो असहाय दुख है वो कैसे दूर किया जाए, क्योंकि लंबी रातें कटती नहीं है। तो नागमती के विरह की दिवस भी, ये पद वैसे इतना खास नहीं है, बस मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज थी आपको बता दिया है, कि रात्रि जैसा कष्ट प्रतीत होता है, वियोग में दीपक की जो वृत्तिका यानी कि जो बाती है ना वो तिल तिल करके जलती है, शीत के कारण उसका हृदय और विकंपित होने लगता है, ठंड पड़ रही है धीरे धीरे। कंप तभी दूर हो सकता है जब उसके प्राणेश्वर समीप हो। प्रत्येक घर में नारियों ने शरद काल के अनुरूप नए नए वस्त्रों की रचना भी कर ली है, किंतु नागमती ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि वो सोचती है कि मेरे तो रूप और रंग मेरे प्राणेश्वरी साथ ले गए हैं। भाव यह है कि उसे खाने पीने में कोई रुचि नहीं रह गई है। बार बार सोचती थी कि मेरे पति यहाँ किसी भी अशुभ घड़ी में गए हों, एक बार जाकर उन्होंने लौटने का नाम भी नहीं किया है। यदि वे लौट आए तो सुहावने दिन ऑटोमेटिक आ जाए मेरे पास। तो शीत जो है ना वो आग बनकर, यानी कि शीतलता तो ठंडा करती है, लेकिन ये तो है ना मुझे अग्नि की तरह क्या कर रही है, जला रही है। वीर अग्नि में सुलग कर मैं राख हो चुकी हूँ। उसके अंतर्मन में टीस थी कि वीर अवस्था के दुख से प्रियतम सर्वथा अनभिज्ञ है, क्योंकि मैं जो विरह अग्नि सहन कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रेमी भी सहे, ठीक है ना। उसकी इसी अज्ञानता के कारण ही मेरा यौवन, यानी कि उस प्रेमी के जिससे मैं प्यार करती हूँ, यानी कि रतन सेन, उसके कारण ही जो मेरा यौवन है वो जीवन जलकर भस्म होते जा रहे हैं, निस्तार होते जा रहे हैं। इसीलिए वो क्या कहती है, प्रियतम के समीप पहुंचकर क्या भ्रमर और कागों को यानी कि कौवों को कहती है कि तुम जाओ और उसको जाकर बोल देना कि वो वियोग अग्नि में दग्ध होकर मर गई है, और उसका धुआं लगने के कारण हम काले पड़ गए हैं। शुक्ल जी क्या कहते हैं, बोला आवेग की दशा में यही उचित है, आवेग की दशा में यही उचित है। आवेग जो है ना उसकी जो विरह ज्वाला निकल रही है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये पूछा गया प्रश्न है ये। हम्म। अगला देखो आप, हो गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, अपन कैसे भी करके इसको समझा देंगे, है ना। मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से समझाया आपको, कार्तिक का महीना, अघन का महीना, कौन सा पद इंपॉर्टेंट है, कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है। 10वां पद है पूस की रात, पूस का महीना, ठीक है ना, पौष इसे बोलते हैं। कि पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाए लंक दिसि तापा, बिरह बाढ़ी भा दारुण सीवू, कंपी कंपी मरो लेहि हरि जीवू। चौपाई ये किसी भी धुन में गा सकते हो आप, है ना। कैसे, कंत कहाँ हो लागो हीरे, पंथ अपार सूझ नहीं मेरे, सौर सुपेति आवे जूड़ी,
जानो सेज हेवन चल बूढ़ी चकई निसी बिछुरे दिन मिला। हो निसी नासर बिरह कोकिला रेन अकेली साथ नहीं राखी कैसे जियो बिछोई पंखी। विरह से चान भवे तन चांडा जियत खाए मुए नहीं छांडा। रकत ढरा मासु गरा हाड़ गए सब संख। इंपोर्टेंट, ये दो ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, बीच के पद से ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो ये पूछा गया है ये। रक्त ढरा मांस गरा हाड़ मय सब संख धन सारस होई ररी मुई आय समेटो पंख। मैं इंपॉर्टेंट है, इसको अर्थ बताता हूँ आपको कितना बढ़िया है ये। 10वां पद पूस का महीना कैसे इंपॉर्टेंट है देखो आप। जाहिर सी कहते हैं नागपति की तरफ से कि भाई पूस के महीने में तो ठंडक इतनी बढ़ गई है, इससे पहले वाले में थोड़ा कम बढ़ी थी महीने में ठंड, है ना, कि इतनी बढ़ गई है कि सब नर नारी जो है थर थर कांपने लगे हैं क्या। ये नहीं है कि सूर्य भी जाड़े से पीड़ित होकर लंका की ओर तापने लगा, ऐसा है बिल्कुल नहीं। आग से अपने को तापना कहते हैं ना अपन। सूर्य क्या हो गया, अब उत्तरायण से दक्षिणायन हो गया है। बेचारे नागमती की विरह व्यथा और बढ़ गई है, उसको शीत भयंकर प्रतीत होने लगा है अपने प्रियतम को। ये इंपॉर्टेंट है, उत्तरायण से दक्षिणायन हो गया है सूर्य। पूछ सकता है, हो सकता है पद देकर बोल दे, बोला दक्षिणायन से उत्तरायण होने का अर्थ मिलता है क्या, या उत्तरायण से दक्षिणायन। याद रखना उत्तरायण से दक्षिणायन नहीं होता है जनवरी के महीने में, जब पौष का महीना आता है ना लगभग, तब वो अपने आता है ना वो सावन, क्या बोलते हैं उसको, संक्रांत बोलते हैं, मकर संक्रांति, उस समय की बात हो रही है ये। अपने प्रियतम का स्मरण करते हुए सोचने लगी कि उनके अभाव से मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूँ। जाड़ा तो मेरी जान को लेकर ही पीछा छोड़ेगा। हे प्राणनाथ आप कहाँ हो, यदि आप यहाँ होते तो मैं आपसे कंठ से लगकर मैं अपनी सर्दी को मिटा सकती थी, शीत से परित्राण पा सकती थी। आपके और मेरे सुहृदय तो मेरी असीम, मेरे मध्य तो असीम असूझ मार्ग की दूरी है। अब तो बहुत दूरी है, अगर यहाँ होते तो पास में आकर अपन मिटा लेते कैसे न कैसे। अब तो इतनी दूरियां हैं कि अगर मैं कहीं रजाई अभी ओढ़ लूं तो भी मेरे अंतर्मन का जाड़ा नहीं मिट सकता है क्या। अपनी शैया मुझे इतनी ठंडी प्रतीत होती है, जहाँ शैया मतलब जहां पर लेटते हैं, मृत्यु शैया नहीं होती है, मानो उसको को बर्फ पे किसी ने डुबा दिया है। मुझसे तो चकई बहुत अच्छी है जो अपने प्रियतम से, चकई कैसे, चकवा चकवी, जो रात से बिछड़ कर, है ना, कि चकवा बिछड़ी, कि चकवी बिछड़ी चकवे से आन मिली प्रभात, है ना, वो पंक्ति है ना कबीर की, कि चकवी बिछड़े चकवे से आन मिले प्रभात जो बिछड़ा गोविंदा से न दिन मिले न रात। अर्थात खुदा से जो बिछड़ जाता है भाई, वो न दिन में मिलता है न रात में मिलता है। इसलिए खुदा से, ईश्वर से जो है अपना सामंजस्य बना के रखो, प्रेम बना के रखो। और खुदा से, ईश्वर से सामंजस्य बनाना है तो प्रत्येक मनुष्य मात्र से सामंजस्य बना के रखो, समरसता जिसे कहते हैं, समन्वय की भावना बनाए रखो। ऑटोमेटिक आप ईश्वर के समीप महसूस करोगे खुद को। तो मुझसे तो चकवई बहुत अच्छी है जो रात को बिछड़ कर सुबह मिल जाती है कर। इससे सर्वथा मैं अहिर्निश उसका आपके वियोग में कोयल की भांति तड़पती रही हूँ। रात्रि, अहर्निश मतलब पूरी रात्रि, है ना, अहर्निश सारी रात्रि। मेरे साथ सखी तक नहीं होती है, वो सखियां भी चली जाती है अपने अपने पतियों के पास। ऐसी दशा में मैं वियोगिनी पक्षिणी क्यों कर जीवित रह सकती हूँ कर। विरह रूपी भयंकर बाज, यानी कि विरह रूपी जो बाज है मेरे तरफ चक्कर काट रहा है, क्योंकि पक्षियों, छोटे पक्षियों का आ जाता है ना, मुंह में ले जाता है सीधा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी बाज उठाकर ले जाता है। ये मुझको जीवित ही खाना चाहता है और मरने पर तो मुझे किसी प्रकार भी नहीं छोड़ेगा, है ना। आपको याद होगा एक बार सीरिया में, या पता नहीं कौन सा देश था, दक्षिण अफ्रीका का होगा शायद, जहाँ गरीबी इतनी थी, मतलब कुपोषण इतना था कि एक बच्चे को फोटोग्राफी करने के लिए एक फोटोग्राफर गया था, बहुत छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से शायद 2-3 साल का या 1 साल का होगा। वो कुपोषित इतना था कि वो मतलब एकदम ही बहुत ज्यादा एकदम, ठीक है ना, मतलब दुबला पतला। उसके सामने फोटोग्राफर जब वहां गया था, फोटोग्राफर क्या होता है 7-7 8-8 घंटे मतलब एक पोज में बैठे रहते हैं शानदार फोटो के चक्कर में, है ना। तो उसके आंखों के सामने एक बाज आया, उसके आंखों के सामने, बाज नहीं गिद्ध था शायद, वो गिद्ध या बाज जो भी मानो, वो उस बच्चे को उठा के ले गया, सही बता रहा हूँ यार। उस फोटोग्राफर को बहुत अच्छा रिकॉर्ड मिला, उसको बहुत अच्छा नाम हुआ। उसके बाद वो फोटोग्राफर है ना कुछ ही महीनों में ना सुसाइड कर लेता है, वो मर जाता है, क्योंकि उसको वो गिल्ट है ना उसके दिल से निकल नहीं रहा था कि यार मैं अपने इस काम में लगा रहा, जबकि सामने वो बच्चा जो है वो इतने मेरे सामने ही मर गया, मैं चाहता तो उसको बचा सकता था। ऐसा ऐसा भी होता है कभी कभी। तो सारस सारसी की जो अट्यूट जोड़ी की भांति साथ निभाने की याचना करती हुई नागमती कहती है कि हे प्राणनाथ, संपूर्ण रुधिर ढुलक गया है ना, रक्त ढरा,
आंसू गिरे यानी कि मेरे मांस गिरा, यानी कि मेरे सारे शरीर का जो है सिर खून सूख गया है, ढल गया है, शरीर अंगों का मांस भी गल गया है, मेरी हड्डियां सूख कर कैसी हो गई, शंख जैसी निष्प्राण हो गई है। मैं आपकी पत्नी सारसी की भांति आपका नाम रटते रटते मर रही हूँ। इतने तो कृपा कीजिए कि उन मरी हुई आंखों को पंख तो समेट दीजिए, कम से कम इसी बहाने आ जाइए, है ना, कि काड़ कलेजा, है ना, कि काड़ कलेजा मैं धरू, कागा तू ले जात, जा देशा मेरा पिया बसे, वो देखे तू खात। कि मैं अपना कलेजा निकाल के रख देती हूँ, हे कव्वे तू ले जा और खा जा, ऐसा है बिल्कुल। और उस जगह जाके खाना जहाँ मेरा पिया बसता, उसके सामने खाना, ताकि उसको पता चले कि मैं तेरे प्यार में, तेरे प्रेम में, तेरे वियोग में कितनी ज्यादा मेरी दशा कैसी हो गई है। और एक पद और होता है कि दो नैना महित पत खाइयो, मोय पिया मिलन की आस, है ना, कि कागा चुन चुन खाइयो, है ना, चुन चुन खाइयो मांस, कैसे पंक्ति आती है ना, कि ऐसे आती है, मतलब मुझे अभी ध्यान नहीं है, उसका अर्थ यही है कि कागा सब तन खाइयो, सॉरी, हाँ, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, कि कागा सब तन खाई, पूरा तन खा लेना तो कोई दिक्कत नहीं है, कवे तुझे भूख लग रही है ना, मुझ विरहिणी को खाने आए तो खा लेना कोई भी, चुन चुन खाइयो मांस, और मांस तो चुन चुन के खाना, पर दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। तो ये देखो दोनों दोहे कितने बढ़िया थे ना, लेकिन दो नैनों को मत खाना, ऐसा भी मैं उनकी वेट कर रही हूँ, कर उनका वेट में करना चाहती हूँ आखिरी दम तक। अगला महीना पढ़ते हैं, 11वां महीना, मतलब 11वां पद में कौन सा महीना है, कि लागे हूँ महा, अब माघ महीना लग गया है। मघा नक्षत्र में पढ़ के आए थे पहले, मघा नक्षत्र में हम भादो महीने को वर्णन पढ़ के आए थे, अब यहाँ पे माघ का महीना है, ये याद रखना आप, है ना, 11वें पद में, कि लागे माह परे अब पाला, अब आ गया एकदम सर्दी, फरवरी की ठंड, जनवरी के बाद वाली, कि लागे माह परे अब पाला, बिरह काले भये जड़ काला, पहल पहल तन रुई जो झांपे, हहली अधिको हिये कापे, आई सूर हुई तपुरे नाहा, तेहि बिनु जाड़ न छूटे माहा, और यही मास उपजे रस मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है, बोला यही माह उपजे रस मूला, किस महीने में, बोला जो है वो रस का मूल इसी महीने में, तो क्या होता है सभी रस जो है इसी महीने में आते हैं, एक प्रकार से इस महीने की तारीफ कर रहे हैं, कौन से महीने की तारीफ कर रहे हैं, माघ के महीने की, यही माह उपजे रस मूला, तू सो भवर मोर जोबन फूला, और नैन चुवई जस महावट नीरू, ये भी पूछा गया है, बोला नैन कैसे चो रहे हैं, नैन की नैन चोह रहे हैं, यानी टप टप गिरसा, कहते हैं ना, टिप टिप टप का पानी, बरसा पानी, है ना, तो कहाँ से बरसता है वो, जैसे किसी छप्पर से गिरता है ना, वैसे नैन चुवई जस महावट नीरू, जैसे वो गिरता है ना, क्या बोलते हैं, पानी गिरता है ना मावट के महीने में, माह के उस महीने में, है ना, तो वैसे टप टप करके मैंने क्या कहा, नैन चोह रहे हैं, नैन से मतलब पानी गिर रहा है, आंसू बह रहे हैं, ते ही जल अंग लाग सब चीरू, पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में ये है, तो उससे क्या हो गया, उस जल से क्या हो गया, जल अंग जल गया, लाग सर चीरू, यानी कि घाव हो गया एक प्रकार से, ठीक है ना, सर का अर्थ यहाँ कुछ लोगों ने सरोवर लगाया था, जो ये गलत है, पूछा गया था यहाँ पे कि महावट का अर्थ क्या है ना, तो ये याद रखना आप। अभी अर्थ बताऊंगा, टूट ही बूंद पर ही जस ओला, बिरह पवन हुई मारे झोला, कि केहिक सिंगार को पहिहर पटोरा, गिये नहीं हार रही हुई ढोरा, तुम बिनु कंता धनी हरहु, तन तिनवर भा डोल, और तेही पर विरह जराए के चढ़े उड़ावा डोल। जो पंक्ति मैंने इंपॉर्टेंट बताई है, जिन जिन पंक्तियों पे मैंने स्पष्ट जोर दिया है उनको मैं स्पष्ट बता चुका हूँ, पूरे पूरे पद इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सुनो अब देखो, इंपॉर्टेंट अर्थ है इसका बहुत ज्यादा, कि भाई माघ का महीना लग चुका है और पाला बढ़ गया है, वीरावस्था में जाड़ा भी जो है काल बन गया है, शरीर में प्रत्येक पहलू को रुई से ढकने का प्रयत्न करने पर भी जो है ना मेरा हृदय धर धर कांप रहा है, जाड़ा इतना अधिक अधिक है कि जब जब शुरू शुरू में रुई के वस्त्रों से भी शरीर को ढकने का प्रयत्न किया ना, तो रुई के वस्त्र से भी शरीर और ज्यादा कांपने लगा। अरे प्रियतम तुम तो मेरे सूर्य होगा, सूर्य आता है क्या करते, तपने लगता है ना पूरा शरीर, यदि आप मेरे समीप आ जाओगे तो मुझे अपने आप सूर्य के समान सुखद प्रतीत अनुभूति होंगी। तुम्हारे अभाव में तो मेरा ये जो माघ का महीना है ना, ये शीत नहीं छूट सकता है, इसी महीने में वनस्पतियों में रस का उद्वेग होता है, अर्थात यही महारस मूला है ना,
अर्थात रस का उद्वेग किसमें, वनस्पतियों में किस महीने में होता है, माघ के महीने में उसमें रस आना स्टार्ट हो जाता है। तुम ही वो भंवरे हो जो मेरे यौवन रूपी शरीर का उपभोग कर सकते हो क्या। मेरे नेत्रों में माघ महीने की वर्षा और मावट की भांति, यानी कि मावट जब गिरती है ना टप टप, भांति वर्षा की झड़ी लगी हुई है, आशुपात हो रहे हैं। आंसुओं से भीगे हुए ठंडे वस्त्र मुझको बाणों की तरह चुभते हैं। सर मतलब होता है बाण, चीरू मतलब चुभते हैं, रिसाव करते हैं, घाव हो गया, चीरू मतलब चीरा लगाते हैं ना, चीरा मतलब घाव। बोला आंसुओं से भीगे हुए ठंडे वस्त्र मुझको बाणों की तरह चुभते हैं और रिश्ते हैं। तुम्हारे अभाव में मुझे महावट, यानी कि मावट की वर्षा की बूंदा भी कैसे लगती है, ओलों की भांति, क्योंकि वो बूंदे टप टप गिरती हैं छोटी छोटी, मतलब वो भी मोटे मोटे ओलों की भांति मुझे कष्ट देती है। जबकि विरह रूपी पवन के झोंकों के कारण, विरह रूपी पवन के झोंकों के कारण मेरी व्यथा दुख और बढ़ गया है। भाव ये है, खुशी आवाज अच्छी आ रही ना एकदम, कनेक्ट मतलब एकदम बढ़िया साफ, अनु याद रखना। भाव ये है कि हवा के झोंकों के कारण ओले और भी अधिक जोर से लगा करते हैं। उसी प्रकार आपके विरह में मुझे माघ की वर्षा की बूंदें और अधिक संतापित करती है। अब मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके हेतु स्वयं के रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित करूं। मैं अपनी ग्रीवा में हार भी नहीं धारण कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी गर्दन सूख कर डोरे जैसी हो गई है ना। मैं कंठ में हार नहीं रहा, मैं उस हार का डोरा मात्र हो गई हूँ, ये कुछ कवियों ने अलग कहा है। हे प्राणनाथ, आपके विरह में सूख सूख कर मैं अत्यधिक हल्की हो गई हूँ और मेरा शरीर तिनकों के ढेर के समान हो गया है। कर बहुत दुबली पतली हो चुकी हूँ मैं, और मुझे वो जलाकर राख की भांति उड़ाने को तैयार है। ये विरह की अग्नि जो है मुझको जला तो दिया एक प्रकार से, जला रहा है, अब राख की भांति मुझे उड़ा देगा ये। बहुत बढ़िया। अब ये अंतिम महीना है फाल्गुन, ये अंतिम महीना जरूर है, लेकिन अंतिम ऐसा नहीं कि अब ये मतलब पद पद नहीं है ना, फाल्गुन जो है अंतिम है, इसके बाद चैत्र महीना स्टार्ट हो जाता है जो कि पहला महीना होता है अपने यहाँ पे। तो पद देखो आप, 12वां पद है, ठीक है ना। कि फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन शिव जाय की मिसाहा, तन जस पियरे पात भा मोरा, बिरह न रहे पवन होई झोरा, तरिवर झरे झरे बन ढाका, भई अनपत्त फूल कर साखा, करी बनाफत कीने हुलासु, मोह कह भा जग दून उदासु, और फाग करे सब चांचरी जोरी, मोही जिये लाई दिनह जसी होरी, और जोपे पिए जरत अस भावा, बहुत बढ़िया, जरत मरत मोहि रोस न आवा, और राती देवस इहे मन मोरे, लागो कंत थार जेव तोरे। ये तन जारो छार के, ये इंपॉर्टेंट पद है, जो दोहा है ना ये इंपॉर्टेंट है 12वें में, कि ये तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, कि मेरा तनक जला दो और जला के क्या करो उसको राख कर दो, कैसा है बिल्कुल है ना, कि मेरे शरीर को जला दो और क्या कर दो उसको राख बना दो, है ना। वो पंक्तियां है ना कि यो तन जालो छार करी, है ना, लिखो राम को नाम। इस प्रकार से पंक्तियां कबीर की भी आती है कि यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, कि पवन तू उड़ा के ले जा, और मकु ते ही मार्ग होई परो कंत धरे जहां पाऊं, और उस राह पे जाके मुझे पटक दे जहां पर मेरे पिया चलेंगे, या जिस रास्ते में मेरे पिया जा रहे हैं ना उस रास्ते में उनको पता चले कि वह अपनी प्राणेश्वरी अपनी पत्नी के राख पर वो कदम रख रहे हैं। उनको पता चलना चाहिए कि कितने विरह में कितनी ज्यादा पागल थी वो, कौन, नागमती। ठीक है, देखो बाप यहाँ पे इसका मोटा मोटा अर्थ यही है कि फाल्गुन का महीना है, हवा बहुत तेज चल रही है, शीत का प्रकोप 4 गुना हो गया, बहुत तेज है एक प्रकार से, वृक्षों के पत्ते झड़ने लगे हैं। ठीक है, और ये देखो ढाक बनी के ढाकों के पत्ते भी झड़ गए हैं, फल फूल और पत्रों से शून्य हो गए हैं सभी लताएं। हाँ, अब वनस्पतियों में नए कोपले फूटने लगी है, मानो वे इन कोपलों द्वारा अपना उल्लास व्यक्त कर रही हैं। एक और तो लताएं अपने प्रियतम बसंत से मिलकर नवोल्लास परिपूर्ण हो चुकी है, दूसरी ओर मैं वियोगी हूँ, वियोगिनी, आपके न लौटने के कारण मैं अधिक उदास हो उठी हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। सभी संख्या चांचरी जोड़कर फाग मना रही है, सखियों को स्वप्रियतम के कारण रास रंग क्या लग रहा है मनाते हुए देखकर अंतर मन में विरह की अग्नि भड़क उठती है। सभी होली जला दी गई है ना, क्योंकि होली का महीना है ये, फाल्गुन का जो महीना है, होली जलाते हैं अपन। हे नाथ, आपको मेरा इस प्रकार की विरह की आग में जलना अगर अच्छा लगता है ना तो मुझे ठीक है, टेंशन नहीं है, मुझे अच्छा लगता है इस प्रकार जलते हुए, मैं जल जाऊंगी और मुझको क्रोध भी नहीं आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्रोध नहीं आएगा, हो सकता है ऑप्शन में दे दे क्रोध आएगा, है ना, याद रखना। हे प्रियतम, मैं तो अहरनिश पूरी रात्रि यही सोचती रहती हूँ कि तुम्हारे थाल जैसे हृदय से लग जाऊं, अथवा मैं स्वयं के तेरे समक्ष आकर भोग रूप में प्रस्तुत करूं।
जैसे उपभोक्ता खाने वाले के सामने थाली को सजा के रख देता है ना, वैसे मैं खुद सज जाऊं तेरे सामने और तू, ऐसा है हे प्राणेश्वर, मेरी अभिलाषा तो ये है कि मैं आपकी वियोग अग्नि में अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं और पवन से निवेदन करूं कि तू मुझे उड़ा के ले जाए। ऐसा करने पर शायद मेरी राख उस मार्ग पर गिर पड़े जहां पर आपने चरण रखे हैं। भाव यह है कि मैं राख बनकर भी आपके चरण चूमना चाहती हूँ। चांचरी उस श्रृंगार प्रधान नृत्य गान को कहते हैं जिसकी योजना विशेषतः फागुन महीने में होती है। चांचरी एक प्रकार का जैन काव्य भी है, जैन गीत को भी अपन चंचरी कहते हैं ना। चांचरी संबंधित जैन साहित्य से संबंधित भी याद रखना आप ही है ना। श्रृंगार प्रधान नृत्य गायन है चांचरी यहाँ पे, है ना, जो कि फागुन के महीने का वर्णन में यहाँ पे चांचरी का उल्लेख किया गया है, याद रखना आप। ठीक है, ठीक है। ये अपने यहाँ पे 6 पद पिछले क्लास में पढ़े, 6 पद आज पढ़े हम। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करके समझना चाहिए। इसके बाद अगली क्लास में हम बाकी के बचे हुए पद पढ़ेंगे। अगली क्लास में ये क्लास पूरी हो जाएगी। जो भी मैंने पद इंपॉर्टेंट बताया, पद के अंदर जो पंक्तियां इंपॉर्टेंट बताइए, बस वही इंपॉर्टेंट है, आप मान के चलिए, आपका काम उसी से हो जाएगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।